70 साल के हो चुके प्रधानमंत्री मोदी की सियासी पारी उसी एनर्जी के साथ अब भी जारी है। सामने अभी बिहार का विधानसभा चुनाव है, जहां विकास के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर वही हैं। 1.5 दशक के बाद नीतीश ने भी उन्हें अपना बिग ब्रदर एक्सेप्ट कर लिया। ये नीतीश की मजबूरी भी है, सत्ता में वापसी के लिए जरूरी भी है। लेकिन बिहार से आगे मुल्क में चुनाव के मैदान और भी हैं। 2024 से पहले सत्ता के 22 सेमीफाइनल खेले जाने। सियासत के फॉरवर्ड स्ट्राइकर मोदी के आगे की रणनीति क्या होगी? मौजूदा आपदा को वो पॉलिटिकल अवसर में कैसे बदलेंगे? देखिए इंडिया टीवी का यह खास विश्लेषण। जीवन के सफर का 7वां दशक और सियासी टर्फ पर सतत सक्रिय प्रधानमंत्री। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीएम मोदी बीजेपी की भी ताकत है, पीएम मोदी ही एनडीए की भी ताकत है। इसे समझना है तो चलिए बिहार, जहां सर पर खड़े हैं विधानसभा चुनाव। 1.5 दशक की एनडीए की सत्ता में बिहार के नायक नीतीश कुमार ही रहे, मगर 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी ने नीतीश का ग्राफ बहुत नीचे गिराया है। नीतीश की लोकप्रियता बहुत घटी है। सत्ता के लिए नीतीश के फ्लिप फ्लॉप ने उनके प्रति जनता का भरोसा घटाया है। लिहाजा कल के नायक नीतीश आज महानायक मोदी की शरण में हैं। कोरोना काल न होता तो मोदी आपको बिहार में ही दिखते। फिलहाल वो दिल्ली से ही बिहार पर तोहफों की बरसात कर रहे हैं। एक साथ महिलाओं, दलितों और पिछड़ों सबकी नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता का ये वो समाजवादी फॉर्मूला है जो कांग्रेसी एलिटिज्म के इस जवाब में लोहिया लेकर आए थे। जब पानी और सीवरेज जैसी मूल जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता तो दिक्कतें हमारी माताओं बहनों को ज्यादा होती हैं, गरीब को होती हैं, दलित को होती है, पिछड़ों, अति पिछड़ों को होती है। गंदगी में रहने से, मजबूरी में गंदा पानी पीने से लोगों को बीमारियां पकड़ लेती हैं। ऐसे में उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज में लग जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक बिहार को पेट्रोलियम मंत्रालय, स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़ी 1450 करोड़ की सौगात दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी कोसी रेल महासेतु का लोकार्पण करेंगे। 2 किलोमीटर के इस रेलवे ब्रिज की लागत 516 करोड़ आई है। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे इस रेलवे ब्रिज का रणनीतिक महत्व है। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को भी इसमें काम मिला। इसके साथ ही 12 रेल प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। कोसी रेल महासेतु बिहार की जनता का 86 साल पुराना सपना था, जो मोदी के कार्यकाल में जाकर पूरा हो रहा है। सालों के भ्रष्टाचार की मारी बिहार की जनता बेचारी चुनाव से पहले सिर्फ शिलान्यास देखने की आदी थी। सचमुच का विकास, उद्घाटन और लोकार्पण का दर्शन उसे मोदी करा रहे हैं। बिहार में इतनी तेजी से काम होगा, काम शुरू होने के बाद पूरा भी होगा, इस बात की कल्पना भी 1.5 दशक पहले नहीं की जा सकती थी। लेकिन नीतीश जी के प्रयासों ने, केंद्र सरकार के प्रयासों ने ये सच कर दिखाया है। मुझे उम्मीद है इन प्रयासों से आने वाली छठी मैया की पूजा के दौरान बिहार के लोगों को, विशेषकर बिहार की महिलाओं की दिक्कतें कम होगी, उनकी सहूलियत बढ़ेगी।
बिहार वो राज्य है जो देश का पॉलिटिकल मूड समझता है। जब पूरा देश मोदी के नाम पर मुहर लगा चुका था, बिहार ने विधानसभा चुनाव में मोदी को सर्वोच्च नहीं माना। 2015 में बिहार की सत्ता में बीजेपी अकेले दम वापस नहीं लौट सकी, मगर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अब नीतीश को मोदी से ही मदद की दरकार है। नीतीश की आज की जबान सुन लीजिए। आपके द्वारा जो कुछ भी पर्यावरण से लेकर के हर चीज को लेकर जो कुछ भी योजनाएं बनाई गई हैं और उस पर काम किया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग इतना ही आश्वस्त करेंगे कि बिहार में जब ये काम शुरू हुआ है तो धीरे धीरे लोगों को इन सब बातों के बारे में अब जागृति आने लगी। सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए और ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये सुविधाएं आपके द्वारा भी प्रदान जो की गई हैं, तो इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको इतना ही आश्वस्त करेंगे कि बिहार में जो योजनाएं हैं आपकी, उन योजनाओं को ससमय पूरे तौर पर यहाँ क्रियान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ही इस बार बिहार चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नीतीश ने भी उन्हें बिग ब्रदर मान लिया है। मोदी आत्मनिर्भर बिहार के अभियान पर हैं। वो जनता को उम्मीदों का आसमान दिखाते हैं, भावनाओं की नब्ज पर हाथ रखते हैं। मोदी के पास बिहार को उसका खोया गौरव लौटाने का संकल्प है। कोरोना से लेकर चीन की चालाकियों तक का जवाब मोदी अपने विरोधियों को बिहार के चुनाव में देंगे और पाटलिपुत्र से ही मोदी का विजय रथ पूरे देश में प्रस्थान करेगा। इस 70वें पड़ाव पर मोदी के गवर्नेंस ग्राफ पर नजर डालें तो सत्ता से मोदी का साहचर्य 18 साल का है, मगर है सतत। बेहतर गवर्नेंस की बदौलत ही वो 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने। दो 2014 में बीजेपी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और पार्टी ने अकेले दम 282 सीटें हासिल की। 2019 की जीत के साथ मोदी का कद और बड़ा हो गया। एंटी इनकम्बेंसी हवा हो गई। अकेले बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई, पहले से भी 21 ज्यादा। अब कयास 2024 के हैं। 2024 में क्या होगा? किसी सियासी शख्सियत के लिए ऐसी मसीहाई दीवानगी दुर्लभ है। अब 2019 की जीत के बाद की इन तस्वीरों को देखिए। ये आर्क साइज तस्वीर मोदी की आर्क साइज इमेज बखान करती है, मगर मोदी ने जो बोला वो आर्क साइज मोदी को बयान करने के लिए काफी है। कितना गर्व होगा कि जिस दल में हम हैं, उस दल में ऐसे दिलदार लोग हैं। सिर्फ एक ही भाव, भारत माता की, और कुछ नहीं। 2020 का साल ढलान पर है और 2024 अभी 4 साल दूर। इस बीच सत्ता के कई सेमीफाइनल खेले जाएंगे। सत्ता के इन सेमीफाइनल्स में ही तय हो जाएगा कि 2024 में मोदी की वापसी कैसी होगी। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2024 तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं। बिहार के बाद बंगाल है, असम है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक। यानी एक तरह से कहें तो पूरे देश में चुनाव ही चुनाव। मोदी वो फॉरवर्ड स्ट्राइकर हैं जो एक गोल के बाद ठहरते नहीं हैं, अगले गोल के लिए जुट जाते हैं। इस वक्त वो बीजेपी के ही नहीं पूरे एनडीए के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्यों के चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़े जाएंगे। उनकी ताकत बीजेपी से भी बड़ी है। विपक्ष को भी इस ताकत का पता है, केवल पता नहीं है तो राहुल गांधी को। अकेले राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हैं, कभी ट्वीट के जरिए तो कभी वीडियो मैसेज के जरिए। कौन जिम्मेदार है? मगर उनकी ही पार्टी में इन हमलों को लेकर दो राय है। कांग्रेस कार्य समिति में इस पर बहस तक हो चुकी है कि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला उल्टा पड़ सकता है।
जून में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सुझाव आया कि मोदी पर हमला न किया जाए। पीएम मोदी की बजाय उनकी सरकार की नीतियों को निशाना बनाना चाहिए। मोदी को निशाना बनाते ही कांग्रेस अपने मूल मुद्दों से भटक जाती है। हालांकि इस सुझाव ने राहुल गांधी को नाराज कर दिया। महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मोदी से अकेले राहुल ही लड़ते दिखते हैं। मामला गांधी परिवार का था, इसलिए नाराजगी देखकर कांग्रेस के नेता बैकफुट पर आ गए। कुछ लोगों ने अपनी परिवार भक्ति में राहुल गांधी का समर्थन भी किया। दरअसल इस विरोध से राहुल मोदी के बरक्स खुद को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, मगर उनका ये दांव खाली जाता है। मोदी और राहुल की तुलना पर मशहूर पॉलिटिकल कॉलमिस्ट स्वामीनाथन अंकलेश्वरिया अय्यर की टिप्पणी भी गौरतलब है। नरेंद्र मोदी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी। कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की साख धूल में मिल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद चुनाव टालने की फिराक में थे। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी घर की नाराजगी से ध्यान भटकाने के लिए सरहदों पर पंगे ले रहे हैं। चाहे लद्दाख में भारत के साथ तनाव का मामला हो, ताइवान के साथ या फिर साउथ चाइना सी का मामला, लेकिन पीएम मोदी की साख पर जब भी सवाल आया तो कठिन वक्त में जनता उनके साथ खड़ी नजर आई। मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी का ये चुनावी नारा था, मगर ये जनता की भावना है। पॉलिटिकल पार्टियों के जुमले में जनभावना ही अभिव्यक्त होती है। कोरोना से जंग हो, सरहद पर सतर्कता की बात हो, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, इकोनॉमी को संभालने की बात हो, प्राकृतिक आपदा हो, चक्रवात से लेकर तूफान तक, देश की जनता को मोदी पर भरोसा है। आम जनता को यही लगता है, अगर सत्ता की बागडोर मोदी के हाथ में है तो मोदी सब संभाल लेंगे। इसीलिए मोदी बोलते हैं तो सुने जाते हैं, क्योंकि वो एक भरोसा जगाते हैं। हमारी विचारधारा कोरोना काल में मोदी को घेरने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हद तक मोदी विरोधी थिंक टैंक भी मानते हैं कि कोरोना ने मोदी की छवि पर कोई खराब असर नहीं डाला। ताली थाली से लेकर देशव्यापी लॉकडाउन तक जनता को मोदी पर पूरा भरोसा है। जैसे आप मुश्किल में ईश्वर में यकीन करना बंद नहीं करते, उसी तरह कष्ट में होते हैं तो दिल में बसे मसीहा को बर्खास्त नहीं करते। आपका भरोसा और बढ़ जाता है। ईश्वर आपको बताता है कि ये कष्ट आपकी बेहतरी के लिए है। ये कांटों भरा रास्ता आपको मुक्ति के मार्ग की ओर ले जा रहा है, और इस रास्ते पर कामयाबी की मंजिल तक ईश्वर ही पहुंचाता है। जिस समय मोदी ने रोज कमाने खाने वालों की मुश्किलों का हवाला दिया था, तब उन्होंने इसे तपस्या का नाम दिया। मतलब ये कि मुश्किल एक बेहतर भविष्य के लिए है। ठीक इसी तरह मोदी ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध यज्ञ की संज्ञा दी थी। जब 14 अप्रैल को मोदी ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा की, तो भी मोदी ने इसी आध्यात्मिक भाषा में जनता को समझाया कि त्याग और तपस्या जरूरी है। गांधी ने लोगों को यकीन दिलाया था कि भारत तभी स्वाधीनता हासिल करेगा जब लोग बलिदान देंगे और स्वयं का शुद्धिकरण करेंगे। गांधी के सत्याग्रह की यही बुनियाद थी। गांधी की ही तरह मोदी लोगों को बताते हैं कि वो जनता के बलिदान, तप और त्याग से एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। मोदी 70 साल के हो गए हैं, मगर 70 साल के अटके लटके वादे पूरे किए हैं। कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हो या राम मंदिर निर्माण का वादा, जिसका शिलान्यास पूरी सनातनी परंपरा से मोदी ने खुद किया। मोदी अपने काम से जनता में वो भरोसा पैदा करते हैं। मोदी के यहाँ कोई हिडन एजेंडा नहीं है। ओपन एजेंडा उनकी लोकप्रियता बढ़ाता है। राज्यों में उनकी लोकप्रियता पर एक सर्वे आया। इस सर्वे के नतीजों पर गौर करिए। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी क्रेडिबिलिटी और भरोसे के मामले में मोदी नंबर 1 है। 3 महीने पहले हुए इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी 66% से ज्यादा लोगों की पसंद है और राहुल गांधी महज 23% लोगों की। 58.36% लोग मोदी के काम से बहुत संतुष्ट हैं,
24.04% लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं। सिर्फ 16.71% लोग असंतुष्ट हैं, जिनका आंकड़ा भी केरल और बंगाल जैसे धुर मोदी विरोधी मुख्यमंत्रियों के राज्य से आता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद सर्वे में छत्तीसगढ़ के 89% लोगों ने मोदी को एंडोर्स किया। ओडिशा में 81% से ज्यादा लोगों ने मोदी को अप्रूव किया। आंध्र प्रदेश में 71% और झारखंड में 70% से ज्यादा। इन आंकड़ों के आईने में भविष्य के पॉलिटिकल भारत को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ कहीं थमता, ठहरता और रुकता नहीं दिखता। तात्कालिक विश्लेषण यही कहता है, मोदी की मसीहाई छवि अगला अश्वमेध यज्ञ भी उन्हीं के नाम करने वाली है।